शीशे में डालते, क्या शीला की जवानी बचा? 60 साल में दलित समाज में और मुस्लिम समाज में लीडर नहीं पोंगाड़े पैदा हुए। पार्ट्यांनी येथून तेथून दलित लिडरांच्या तोंडी आणि मुस्लिम लिडरांच्या तोंडी पोंगाळे दिले। ओरिजिनल लेबर आहेत पण पार्ट्यांमध्ये। कशी व्यवस्था बदलू? कशी बदलणार व्यवस्था? मतदानाची पेरणी केल्याशिवाय व्यवस्था बदलणार नाही। मी मुसलमानांच्या बाबतीत याच्यासाठी बोलतो, मी दलिताला छोटा भाऊ मानत नाही, दलिताला बरोबरीचा भाऊ मानतो। आता छोटा मोठा मानण्याची वेळ गेली, आता बरोबरीनं चालण्याची वेळ आली। आणि बरोबरीनं चालणार नाहीत तर तुम्ही कुठे आहात हे वेगवेगळ्या आयोगाने सिद्ध करून दाखवले। सच्चर म्हणते की 12 मध्ये 2% राहिलात सरकारी नोकरीमध्ये आणि 900 वर्ष राज्य करणारी मुसलमानांची ही कौम या 65 वर्षामध्ये झोपडपट्टीमध्ये 43% गेली हो। ज्यांनी एक काळी राजनैतिक मार्गदर्शन केलं असं म्हणतात मी बघून। कारण या समाजाची स्थिती कशी झाली, चिंतन करणार नाही, खरी राजनैतिक पहल करणार नाही तर मुसलमानांना तुमच्या हातून वेळ निघून गेली आहे, परत आणण्यासाठी काही दिवस उरलेत। कारण महाराष्ट्रामध्ये 39% मुस्लिम तरुण, कारण या महाराष्ट्रामध्ये 39% मुस्लिम समाज का नौजवान रास्तों पे धंधे करता है ठेले लगा के। जिस मुस्लिम की फैक्ट्री थी, जिस मुस्लिम समाज का गैरेज था, जब इस समाज में आईटीआई नहीं थे उस वक्त आपके गैरेज ने आईटीआई का रोल निभाया। आपके गैरेज से आपका चचा भतीजा रिश्तेदार रामू गोमू सोमू इंजीनियर बन के निकलता था। डिग्री नहीं थी लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में गाड़ी के धुएं से बताता था कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। इतना बड़ा ऑटोमोबाइल का इंजीनियर आपके गैरेज में बनता था। आज गैरेज वाला मामू फुग्गे और नड्डे बेच रहा है। ताजमहल किसका? जोर से बोल मराठी। ताजमहल किसका? हमारा, मुसलमानांसाठी खास करून। लाल किला किसका? कुतुब मीनार किसका? मुर्गी की दुकानें किसकी? पंचर की दुकानें किसकी? नौकरियों में 2% और जेलों में 35%। क्यों? ये क्यों? इसलिए कि तुमने निजाम को समझा नहीं, और निजाम को समझते तो जेलों में 2% रहते थे और सरकारी नौकरियों में कम से कम 35% रहते। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो वर्तमान के समस्याओं से लड़ नहीं सकता। तुम अपने इतिहास को नहीं जानते इसलिए वर्तमान की समस्याओं से लड़ नहीं सकते। वर्तमान की समस्याओं से लड़ने के लिए, इतिहास को बताने के लिए ये पार्टी पर इंटेलेक्चुअल लोग आए, पुंगाड़े नहीं है। यहां पे इकोनॉमिस्ट है, यहां पे सोशोलॉजी में मास्टर है, यहां पे जर्नलिज्म में मास्टर है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर है। बोलो पार्टी का वजूद क्या होगा? बोलो पार्टी का वजूद क्या होगा? पोंगाळे नाही आहेत, वस्तुस्थिती मांडणारे लोक आहेत, वस्तुस्थिती सांगणारे लोक आहेत। मित्रांनो, गंभीर प्रश्न तुमच्या आणि माझ्या समोर आहेत। दलितांवर अट्रॉसिटीचे केसेस अजूनही होत आहेत, त्याचं प्रमाण किती आहे? अट्रॉसिटीचं मागच्या 10 वर्षातील प्रमाण हे 31% वाढलंय। आणि या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, संपूर्ण भारतामध्ये मागच्या 10 वर्षामध्ये 13.5 मुसलमान तरुणांवरती संशयाच्या नावावर केसेस टाकण्यात आल्या एटीएसच्या माध्यमातून। संशयाच्या नावावर मालेगाव कुणी केलं? एक्सपोज झालं। नांदेड कुणी केलं? एक्सपोज झालं।
परभणी कुणी केलं? एक्सपोर्ट झालो. अरे सलाम असो त्या करकरेला. माझ्या देवानं, ईश्वरानं, अल्लानं जर त्याला 2-3 वर्ष अजून जिवंत ठेवलं असतं तर या देशाच्या खऱ्या आतंकवाद्यांचा चेहरा त्यानं उभा पाडला असता. सलाम असो त्या करकरेला. पण कोण करतं हे? संशयाच्या भरोशा किंवा संशयाच्या नावावर 10,000 मुस्लिम तरुणांना जेलात डांबतं ती व्यवस्था कोणी निर्माण केली? कोणी केली? तुम्ही. गृहमंत्री कोण झाला? तुम्ही ज्याला निवडून दिलं तो झाला. कोणत्या पार्टीनं केलं? ज्या पार्टीला मागच्या 60 वर्षात तुम्ही बनवलं त्याच पार्टीनं गृहमंत्री केलं आणि त्याच गृहमंत्र्यांनी तुमची ठेचली. हे बोलण्याला हिंमत पाहिजे. काय हिंमत पाहिजे? काय हिंमत पाहिजे? कारण सत्यावर चालणारी माणसं आहोत आम्ही. कारण सत्यावर चालणारी माणसं आहोत. हे मांडलं गेलं पाहिजे. मला आठवलं, मी एक 10 मिनिटं घेतो, नंतर पुन्हा बोलतो, म्हणजे 10 मिनिटांनंतर बोलणार नाही. मी गडचिरोलीमध्ये प्राथमिक शाळेमध्ये होतो. पठाण साहेब, किती काम करावं लागेल आपल्याला, किती अभ्यासक्रम बदलावा लागेल, किती अर्थव्यवस्था बदलावी लागेल. बघून साहेब केवढी मोठी जिम्मेदारी. तो पाठ अजूनही आहे. कोणतं पाठ आहे? छत्रपती शिवरायांचा फोटो आहे इथं. छत्रपती शिवरायांचा फोटो आहे इथं. मी छत्रपती शिवरायांना आदर मानतो. का बरं आदर मानतो? कारण छत्रपती शिवरायांचे आजोबा हे मुघलांच्या याच्यामध्ये दरबारात नोकरीवर होते. छत्रपतींच्या आजोबाला मुलं होत नव्हती. छत्रपतीचे आजोबा एका सूफी पीरच्या दर्ग्यावर जायचे. सूफी पीर के दरगाह पे जाके कहते थे कि या पीर मुझे बच्चा दे दे, औलाद दे दे, मुझे औलाद नहीं है. एका दिवशी सूफी पीर इनके ख्वाब में और कहा कि जब बच्चा दे दिया, 2 बच्चे दे दिए, एक नहीं. और बाद में उन्हें 2 बच्चे हुए. साहब ये इतिहास है. 2 बच्चे हुए. किसके इशारे पर हुआ? किसकी कृपा से हुआ? तो उस सूफी पीर के. इसलिए 2 बच्चों का नाम रखा उसी सूफी पीर के नाम पर. एक का शरीफ जी, एक का शाहजी, और शाहजी के लड़के हैं छत्रपति शिवाजी. लेकिन क्या पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया गया? मैं जब चौथी में था तो जनगण मन सारे भारतीय मेरे बांधव है ये पढ़कर मैं चौथी के क्लास में जाता था. बीच की छुट्टी में रामू गोमू स्वामी के साथ में खाना खाता था. शाम को छूटने के बाद में मारा मारी करते थे. वो मेरे को पाछड़िया बोलते थे, मैं उनको गोन्या रान्या सब बोलता था. पण एके दिवशी इतिहासाचा पाठ लागला आणि पाठ होता अफजल खानाचा वध. पाठ होता, इतिहास में पाठ था अफजल खान का वध. और जिस स्टाइल से टीचर ने पढ़ाया, मेरी किस्मत कि उस दिन पूरे क्लास को यह समझ में आया कि कल तक हम जिसको एक हमारे बस्ती का साधारण पाशा समझ रहे थे वो तो अफजल खान का वंशज है. कैसे राजनीति में बढ़न नहीं देंगे? कैसे राजनीति में इतर लोगों को आपसे अलग कर देंगे? ये वो बुनियाद है कि आपको मुसलमान 16, 17, 20% अपने मोहल्ले में हो, लेकिन आपके मोहल्ले के बाहर जो 80% नॉन मुस्लिम बैठा हुआ है उसका दिमाग खराब करने का काम जो सिस्टम कर रहा है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा. उसको दुरुस्त नहीं करोगे तो तुम्हारी सुल्तानी और तुम्हारी तलवार और तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारी बिरयानी. तुम तुम्हारे मोहल्ले में कुछ भी करो, सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है. अब सिस्टम चौका है. पिछले 8 दिन से सिस्टम सोया नहीं है. LIV के फोन, CBI के फोन, पुलिस वालों के फोन, यहां पर भी 15, 20, 25 लोग बैठ गए होंगे. अब चौके. क्योंकि अब मुसलमान मोहल्लों में राजनीति नहीं चलने वाली. अब दलित मोहल्लों में राजनीति नहीं चलने वाली. अब तो दलित और मुस्लिम मिलकर बहुजनों के राज में राजनीति करेंगे. तो अफजल खान का पाठ पढ़ाया गया. किस टाइम में पढ़ाया गया? अफजल खान होता तो मुसलमान होता, मग वर्गात कोण मुसलमान होता? जावेद पाशा होता. मग इतर सर्व 99% हिंदूंना काय करलं की अफजल खानाचा एक मुसलमान आपल्या वर्गामध्ये आहे. आणि शिकवलं कसं, पढ़ाया कैसे, वो प्रसंग कैसे. मग शिवाजी महाराजांनी अफजल खानांची भेट निश्चित ठरली. छत्रपती शिवाजींना कळलं की अफजल खान वध करणार आहे.
मग चिलखत घालून शिवाजी महाराज त्या बलाढ्य अफजल खानाच्या भेटीला गेले. अफजल खान बलाढ्य शिवाजी महाराजाला मिठी मारलं आणि मिठी मारल्यानंतर खंजर काढून शिवाजी महाराजांच्या पाठीवर मारलं. त्याच वेळेस शिवाजी महाराजांनी लपवलेली वाघनखं काढली, अफजल खानाच्या पोटात टाकली, अफजल खानाच्या हाताला बाहेर काढल्या. अशा प्रकारे आतंकवाद संपवावा लागतो. अशा या मंडळींनी पोस्टर काढली. माझी मान तेव्हा खाली गेली होती, पण अभ्यासानं आणि आज अभ्यासानं माझी मान वरती राहते. ती कशी राहते? ती कशी राहते? ती कशी राहते? की ज्या वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांना धोका होईल, ही पहिली बात मी सांगणारा माझा मुसलमान या नावाचा माणूस होता. मग कशी मानवरती राहते? की छत्रपती शिवाजींनी अफजल खानाच्या भेटीला जाताना बॉडीगार्ड दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाला नव्हे, माझ्या मुसलमान बांधवाला इब्राहिमला घेतलेलं होतं. आणि माझी मान कशी गर्वाने उंच राहते की जेव्हा अफजल खानानं पाठीवर खंजर मारलं आणि छत्रपतींनी अफजल खानाच्या पोटात वाघनखं टाकल्या, त्याच वेळेस अफजल खानाच्या बॉडीगार्डनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावर तलवार मारली आणि आयुष्यभर ती घडघडणारी तलवारची खोत छत्रपती शिवरायांच्या डोक्यावर होती. ज्या वेळेस अफजल खानाच्या पोटात छत्रपतींनी वाघनख्या घातली, त्याच वेळेस अफजल खानच्या बॉडीगार्डनं छत्रपती शिवाजींच्या महाराजांच्या डोक्यावर तलवार घातली आणि अफजल खानाचा तो बॉडीगार्ड त्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डोक्यावर तलवार मारली होती. त्याचं नाव होतं कृष्णाजी भिकाजी कुलकर्णी. भास्कर ते नाव इकडे तिकडे घेत ते अशीच राहत होते. त्या चिंता करून अहो बुद्धाचं सगळं आंदोलन ते नाव बदलूनच बुडूत केलेत की. अशोकाच्या काळामध्ये आणि मध्ये तर सगळं 90% विहार त्यांनी कब्जात घेतले होते. आमची तीच अवस्था आहे, ती नंतर बघू. बिहाइंड द पार्ट. मग हे इतिहास कसं बदलणार? आता मुद्द्यावर येऊ. कसं बदलणार? अहो बाबासाहेब आंबेडकर आम्ही कोणती वैचारिक बैठक घेऊन येऊन ते मांडण्याचा मी प्रयत्न करतोय. राजकीय भाषण आपण करू की? कारण राजकीय भाषण करण्यासाठी आदर्श खूप आहेत आपल्याकडे, प्रबळ आहेत. या जगाच्या 195 करप्ट देशामध्ये भारताचा नंबर 95 होता मागच्या वर्षी. या वर्षी तो 91 वर आला. हे इंटरनॅशनल रिपोर्ट. जगाच्या करप्ट देशामध्ये मागच्या वर्षी 95 होता, या वर्षी 91 वर आहे. तुमच्या प्रगतीला सलाम केलं पाहिजे. शेवटी तुम्ही मतदान करता, तुम्ही निवडून दिलेली सरकार आहे. मग सरकारची प्रत्येक जिम्मेदारी कुणाची आहे? मला गर्व वाटलं पाहिजे. इंडिया इज शायनिंग फ्रॉम 95 to 91. मित्रांनो, काय अर्थव्यवस्था आहे? मुसलमान मेला का बरं मेला? एज्युकेशन नाही म्हणून मेला. हे पॉलिटिकल लोक ठोकरार मारतात. अरे एज्युकेशननं जर विकास झाला असता तर या महाराष्ट्राचा वसंतदादा पाटील कुठेला म्हणणारा मुख्यमंत्री कसा झाला असता? तर एज्युकेशननं सगळं काही झालं असतं तर या महाराष्ट्रातील 3000 एज्युकेशन सोसायट्यामध्ये असे अध्यक्ष बसलेले आहेत ज्यांना सांग लेक्चर कुठे लोक म्हणतात ते. त्यांची पोरं पीएचडी वाल्याला उठ बस म्हणतात. याचा अर्थ केवळ एज्युकेशननं विकास खुंटतो असं नव्हे, तर दलित आणि मुसलमानांची कौम ही मूलतः तांत्रिक कौशल्य जाणणारी कौम आहे. मुस्लिम समाज के पास में कुछ न कुछ कौशल्य होता है. घड़ी साज होगा, ठीक है जनाब. अरे हमारे नागपुर में 5 स्टार MIDC हुई. शफी साहब करके आप मोमिनपुरा में चले जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ा है. चौथी के बाद में भाग गया, बिल्कुल नहीं गया स्कूल में. लेकिन उम्र के 20-21वें साल में रिवाइंडिंग, मोटर रिवाइंडिंग का इतना बड़ा कारीगर हुआ कि इंडोरामा की मोटर फेल हो गई. इंजीनियर आया, 5 लाख रुपए उसने फीस ली. प्लेन से आया, प्लेन से गया और बोला कि साहब ये यहां दुरुस्त होती नहीं, इसको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा. इंडोरामा के चीफ मैनेजर चावला को किसी ने बताया, एक चांस ले लो, एक मियां है उसको जाकर जरा पूछ लो. चावला जी मोमिनपुरा में शफी भाई को उठा के लेके गए. शफी भाई ने पूरा देखा. शफी भाई ने 11 दिन में उस मोटर को रिपेयर कर दिया. और कितना पैसा लिया? एक शाबाशी और 25,000 रुपया. याचा अर्थ या देशाच्या व्यवस्थेनं, इस देश के निजाम ने
ऐसे हुनर जानने वाले लोगों को जो आर्थिक पाठबल देना चाहिए था, जो तांत्रिक कौशल्य की स्कूलें देनी चाहिए थी, जो तांत्रिक कौशल्य का फीडबैक देना चाहिए था, उस कौशल्य को व्यवसाय में बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट देने चाहिए थे वो नहीं दिए। शिक्षा पर केवल 500 करोड़ रुपया और रोड बनाने वाले पीएचडी पर 21,117 करोड़ रुपया महाराष्ट्र का बजट। कैसे विकास होगा? कैसे होगा विकास? और अगर ये बजट उल्टा करना है तो कहां जाना पड़ेगा? कुठे जावं लागेल? मग आम्ही का चुकीचं करतो का? जर या देशाच्या कृषी व्यवस्थेवर केवळ 1800 करोडचा बजेट कृषी व्यवस्थेवर, शेतकरी मेला कितीसाठी मेला? विदर्भातील शेतकरी मेला, मराठवाड्यातील मेला, पश्चिम महाराष्ट्रातील मेला, मुंबईमध्ये शेती नाही वाटतं. ठीक आहे, प्रॉब्लेम आहे, मला माहिती आहे, पण मेला किती पैशासाठी मेला? अहो 25,000 रुपये कर्ज डॉक्टर साहेब, 30,000 रुपये कर्ज डॉक्टर साहेब, 45,000 प्रोफेसर साहेब, 45,000 साठी मेला. आणि तुमच्या मुंबईमध्ये या नवीन व्यवस्थेचा जलसा असा की अंबानीच्या जलसेचा मागच्या महिन्यातील इलेक्ट्रिकचा बिल 71 लाख रुपये आला. कोणती व्यवस्था तुम्ही चालवता आणि कोणती व्यवस्था बदलायला आम्ही आलो? मग आमचं समर्थन करणार का विरोध करणार? जरा जोरात बोला राजे हो. मुसलमान समाज के लोग समर्थन करोगे क्या? नहीं. आखिरी बार बता देता हूं, नहीं करेंगे तो क्या गम्मत है, बड़ी आखिरी बार. नामगांव में आपसे विदा लेता हूं फिर, ठीक है? क्या क्या पता है मालूम क्या? 4 चोर घुसे, एक मारवाड़ी भाई गए हम चोरी करने के लिए. अब रात का समय था, लूट लाट कर रहे थे, कुछ तो भी गिरा, मारवाड़ी भाई जाग गया, एक चोर ने साहब उठा के चाकू मार दिया, मारवाड़ी भाई मर गया. अब वो चोरी करते करते सुबह हो गई. इन चारों ने 4 गठले बांधे, कांधे पे बांधे, लेकिन सोचने लगे कि यार अभी बाहर जाएंगे तो मोहल्ला जाग रहा है, मोहल्ला पकड़ लेगा, और घर में अगर रुकेंगे तो इस मारवाड़ी भाई के नौकर चाकर आएंगे, वो पकड़ लेंगे. क्या करेंगे क्या करेंगे? इतने में अजान हुई, अल्लाहू अकबर. एक चोर बोला वेरी गुड. मारवाड़ी भाई के पीछे के गली से अजान की आवाज आ रही, मतलब मुसलमानों की बस्ती पीछे में. 2 चोरों को बोला कि एक काम करने का, मस्जिद में जाने का. मुसलमान भाई सुबह को नमाज पढ़ने को आए होंगे, मस्जिद के दरवाजे पे जाकर बिल्कुल मुसलमानी ढंग से, जैसा नांदेड़ में किए, बिल्कुल मुसलमानी ढंग से जैसा परभणी में किए, बिल्कुल मुसलमानी ढंग से जैसे समझौता में किए, ऐसे ही करने का. मस्जिद के दरवाजे पे जाकर रोने का और बोलने का, मामू बीमार थे, मामू गुजर गए. बाकी बोलते इससे क्या होगा? अभी वो बाकी स्टडी का मामला, तू जा बोल पहले. दोनों दौड़ते दौड़ते मस्जिद में आए और रोने लगे, मामू बीमार थे, मामू गुजर गए. 2-4 लोग बोले रो नको, थोड़ा देर रुक. डोला निकाले, साफ सुफ किए, बोले लेके जा, इसमें दल, हम बाद में आते हैं. वो दोनों चोर डोला लेके आए, पीछे के गली से मारवाड़ी भाई के घर में आए, मारवाड़ी भाई को वो डोले में रखे, उसके बगीचे के फूल तोड़े, उसकी रेशमी चादर उस पे उड़ाए, डोले को सजाए, चोरी किया माल कंधे पे बांधा, 4 गठरिया, और डोले को लेके धीरे से अंधेरे में उठे, मुसलमानों के मोहल्ले में घुसे. अब जैसे घुसे तो नजीर भाई उठे थे सुबह. नजीर भाई ने डोला देखा, मगफिरत की दुआ मांगी, और नजीर भाई ने कदम बढ़ाया. डोले को साथ देना, कांधा देना फर्ज है, अकेले काय को जाते. आवाज दे, शकील भाई आ जाओ. जो डोला जा रहा था उसको पूछ भी ले, एक कौन? मामू भी बात थे, मामू की जरूरत. रो मत. शकील भाई देखे, बोल क्या रहे नजीर? डोला. आजा. शकील भाई काय को उठे, और सलीम आजा. क्या हुआ? मामू. शकील, रफीक, सलीम, जकीर, पूरा मोहल्ला डोले के साथ. डोला कांधा बदल रहा है, डोला आगे जा रहा है, और चोर पीछे पीछे सड़क. डोला बदल के तुम सपाटे से आगे आना, चोर गांव के बाहर. ये को आई मजा. अब मोबाइल सबके पास में रहते. उसने मारा पीआई को फोन, बोले मालूम नहीं, एक बात सुनो. क्या? तुम्हारे गांव के मुसलमानों ने मोलड़ी का मर्डर किया, डाल के ले जा रहे डोले में. आपको देखो, पीआई आके खड़े हो गए, रोको. मुसलमान बोलते काहे को? अरे रोको, कौन मरा है तो बता. कौन? मामू मरा ना. अबे मामू मरा? किसका मामू? किसका? रफीक तुम्हें आवाज दिया था ना मामू. और रफीक बोलता हाँ, लेकिन मैं तो घर में था. जमीन तूने बोला मेरे मामू मरा. अबे किसका मामू? मामू मामू मामू. पिया बोलता डोला नीचे रखो, डोला निकालो, अंदर में मारवाड़ी, पूरे मुसलमान जेल में. 60 साल से कैसे जेल में जा रहे?
कुछ किया? हाँ, काही केलं का तुम्ही जेलात जाण्यासाठी? रेडीमेड जेल में। तो जज्बात से काम मत लो, अक्ल से काम लो। पहले देखो कौन है डोले के अंदर, कौन नहीं है, ये देखो। मेरे साथियों, बड़ी गंभीर समस्या में हम जूझ रहे हैं, है नहीं? साथियों 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 साथियों, प्लीज 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 प्लीज, मैं सुनिए सुनिए, केवल 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 इल्म की अल्लाह ने जो ताकत बख्शी, बाबा साहब आम्बेडकर ने इल्म लेने की जो दिशा दी। आपको बता दूं कि बाबा साहब आम्बेडकर पे मेरी 5 किताबें हैं, और यकीन से जानो, यकीन से जानो, यकीन से जानो कि राजनीति की दिशा, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं। हम जिस संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं मेरे साथी, वो देश कानून पे चलता है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे लोगों को मार्गदर्शन किया था कि कानून जहां बनता है वहां पर जब तक नहीं जाओगे, कानून चलाने वाले कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जब तक नहीं बनोगे, इवन पटवारी नहीं बनोगे, आज तो चपरासी भी फाइल आगे नहीं बढ़ाता है, यहां जब तक नहीं जाओगे तब तक अपनी बर्बादी को आबादी में बदल नहीं पाओगे, क्योंकि निजाम के अख्तियार में आपके दुनियाई जिंदगी के डेवलपमेंट के सारे हथियार छुपे होते हैं। आपका बच्चा कितने रुपए लीटर का दूध पिए, यह भी राजनीति में फाइनल होता है। निर्णय का क्षेत्र है, फैसलों का क्षेत्र है, तो फैसलों के क्षेत्र में जाने के लिए हम एक साथ पहल करें। और जावेद पाशा बहुत छोटा आदमी है, जिनको हमने नेतृत्व माना है। नेतृत्व बड़ा होगा तो राजनीतिक पहल बड़ी होगी, नेतृत्व बड़ा होगा तो संगठन बड़ी होगी। इसलिए हमारे जो दो नेतृत्व है, इनको बोलिए मेरे आवाज के साथ में, कांग्रेस साहब, पठान साहब आगे बोलो, कांग्रेस साहब, पठान साहब आगे बोलो। मित्रांनो, यही जुनून रखो, यही जोश रखो। आज महाराष्ट्र के 29 जिलों से लोग पहुंचे हैं, आपकी पार्टी 29 जिलों में फैल गई है। पॉम्पलेट पोस्टर के साथ आपकी पार्टी 29 जिलों में फैल गई है। ओबीसी संगठन में काम करने वाले लोगों के कई फोन आ चुके हैं, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़े, तो वो भी हमारे साथ में आएगा। किसान, मुझे एक उदाहरण बताता हूं और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि किस अर्थव्यवस्था की कल्पना लेकर हम चल रहे हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम में भी ये कहा गया है कि पहले इल्म को हासिल करो। कुरान को खोलोगे तो पहली हिदायत इल्म को हासिल करने की होती है, क्योंकि इल्म इस दीवार के और दिखा सकता है। दीवार के अंदर का खुली आंख से देख सकते हो, बंद आंख से जो दिखाता है वो इल्म है। और कुरान में 308 मरतबा, और कुरान में 308 मरतबा ये बार बार आई कि अल्लाह को वो बंदा सबसे प्यारा है जो इल्म की तलाश में भटक रहा होता है, हर वक्त इल्म हासिल करते रहे। तो कैसा इल्म, तो कैसा इल्म, तो कैसा इल्म जो वक्त के निजाम के साथ में तुमको चलना सिखाए। हजरत मुआज को जब सल्तनत सौंपनी थी तो मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सवाल पूछे थे। हजरत मुआज को जब सल्तनत सौंपनी थी, मेरे पैगंबर इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सवाल पूछे थे कि मुआज, मैं तुम्हें सल्तनत सौंपता हूं। सल्तनत का अर्थ है सियासत करना, सियासत का अर्थ है फैसले करना, फैसलों का अर्थ है तुम्हारे अंदर में जो जनता रहेगी उसका विकास करना, उसको खुश रखना, उसको अत्याचार से बताना। तो ये बताओ, जब फैसला लोगे तो कैसे लोगे? तो हजरत मुआज कहते हैं कि हुजूर, यकीन जानिए कि जब भी फैसला लूंगा तो अपने किरदार पर खड़े रहकर इल्म की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में और कुरान की रोशनी में मैं फैसला लूंगा। हुजूर खुश नहीं होते हैं, कहते हैं कि पहला सवाल, ऐसा कोई समस्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई सवाल तेरे सामने आ जाए मुआज, तुम्हारे सामने आ जाए मुआज, जिसका हल ढूंढने में परेशानी जाएगी, तो कहां से ढूंढोगे? मुआज कहता है कि हुजूर, ऐसा सवाल जो मुझे परेशान करेगा मैं उसका हल कुरान से ढूंढ लूंगा। हुजूर फिर कहते हैं, अगर उसका हल कुरान में नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? उसका हल कुरान में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो हजरत मुआज कहते हैं कि हुजूर, ऐसा सवाल, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा निजाम, ऐसी समस्या जिसका हल मुझे कुरान में नहीं मिलेगा, यकीन जानिए उसका हल मैं आपके किरदार से ढूंढ लूंगा।
हुजूर का तीसरा सवाल था कि ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसका हल कुरान में न मिले, मेरे किरदार में भी हो सकता है मुझे ऐसा फैसला लेने का मौका न मिला हो। अनुबाम की डेफिनेशन आज पैदा हुई है, जिला परिषद नगर परिषद आज बने हैं, कलेक्टर आईपीएस आईएएस की परीक्षा आज बनी है, उसका सिलेबस आज बना है। आज ईरान 3 बार खड़ा होता है, गिर रहा है, एटम बम बनाने नहीं दिया जा रहा है, शक्ति का संतुलन नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम आज बना है, 143 बड़े बड़े क्रिमिनल प्रोसीजर्स आज बने हैं, नल का डिपार्टमेंट आज बना है, साफ सफाई का डिपार्टमेंट आज कानून के हिसाब से चलता है। तो हुजूर ने पूछा कि अगर ऐसा सवाल जिसका हल कुरान में नहीं मिलेगा, मेरे किरदार में नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? वो हजरत मुआज ने थोड़ी देर के लिए खामोशी बरती, हुजूर का हाथ अपने हाथ में लेकर चुमा और कहा कि हुजूर ऐसा सवाल जिसका हल कुरान में नहीं मिलेगा, आपके किरदार में नहीं मिलेगा, उस दिन आपको और खुदा को हाजिर नाजिर मानकर पूरे सच्चाई के साथ वक्त के तकाजे के हिसाब से डिसीजन लूंगा। मौलाना गजाली ने इस हदीस को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। आज उसी रोशनी में वक्त के तकाजे के हिसाब से हमें फैसला लेने का मौका मिला है। मेरे साथियों, अज़्म मुहकम है, उन्होंने पहला शेर कहा था, वह कहता हूं और इजाजत लेता हूं कि अज़्म मुहकम है तो मंजिल तेरे पार आ जाएगी, कब तलक रहोगे गैरों की कश्ती पर सवार, खुद बनाओ नाव अपनी ना खुदा पैदा करो। मेरे साथियों, तुम खुद चलना शुरू करो तो जरूर मंजिल पास आ जाएगी। हम लोगों को आदिवासियों को साथ में लेना है, दलितों को साथ, अम्बेडकरी समाज हमारे साथ में है, ओबीसी समाज को भी हमारे साथ में लेना है, 4.5 आरक्षण पे लड़ाई शुरू करनी है, अभी उतना मौका नहीं है। और रिजर्वेशन का मसला मुस्लिमों का सबसे बड़ा मसला है। आपको रिजर्वेशन कब मिला हुआ था, वो रिजर्वेशन कब गया, कैसे गया? जिस समाज का निजाम गैर बराबरी पर खड़ा हो, उसकी सल्तनत, उसकी सियासत की गैर बराबरी पे चलती है, इसलिए सियासत में पुंगाड़े बनते हैं, नेता नहीं बनने दिया जाता। तो जिस समाज की नींव ही गैर बराबरी पर हो, उसमें पैदा होने वाला इकोनॉमिकल निजाम भी गैर बराबरी वाला होगा, सोशल निजाम भी गैर बराबरी वाला होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम भी गैर बराबरी वाला होगा। इसलिए एक तरफ सोशल निजाम को इक्वल बनाने के लिए सारे कम्युनिटीज को साथ में लेना पड़ेगा, और यही तुम्हारी बुनियादी सबसे पहली शर्त है। अगर समाज, आज तक मुस्लिम समाज के नेता मुसलमानों को मोहल्ले में बंद करके रखे, हम बिल्कुल कहेंगे, 28 किताबों का लिखने वाला राइटर कह रहा है, सच्चर के लिए आंदोलन चलाने वाला शख्स कह रहा है, कार्यकर्ता कह रहा है, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल जिस शक्ल में आज मिला है उसके जिम्मेदार आप भी हो। आप जानते हो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के लिए 6,500 हमारे कार्यकर्ताओं पर केसेस लगी थी, भुजबल साहब ने उसको हटाया, कैसे हटाया ये बात अलग है, लेकिन हमने मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल अल्पसंख्यक नहीं मांगा था। आज भी जावेद पाशा की ब्लूप्रिंट इस सरकार के पास में पड़ी हुई है। हमने मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल मौलाना आजाद मुस्लिम मागास वर्गीय आर्थिक विकास महामंडल के नाम पर मांगा था। क्यों? क्योंकि इस देश का 80% लोग मागास वर्ग में आता है। मजहब के नाम पर तुमको तोड़ देने की कोशिश की, हमने सामाजिक तौर पर मागास वर्ग में डालकर समाज का एक रूप बनाने की कोशिश की। किसने इस बात का विरोध किया? बता दूं खुलेआम, यही आपके मंत्री जो बैठे हुए हैं, इन मंत्रियों ने नागपुर के अधिवेशन में मागास वर्गीय मुस्लिम को विरोध किया और मागास वर्गीय मुस्लिम की जगह अल्पसंख्यक डाला। हुआ ऐसा कि जैसा अल्पसंख्यक आ गया, 5 कम्युनिटी आ गई और वो महामंडल प्राइवेट लिमिटेड बन गया। लेकिन मागास वर्गीय शब्द रहता तो वो शेड्यूल में रहता। सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की भी जाए, शेड्यूल में रहने वाले महामंडल को खत्म नहीं किया जा सकता। तो किसने बेईमानी की? कोई हिंदू आया था, मुस्लिम लोग हटाओ करके, कोई दलित आया था, कोई आदिवासी आया था? नहीं, आपके रेडीमेड मुस्लिम लीडर ने कहा हम धर्मनिरपेक्ष है, अगर मुस्लिम मागास वर्ग लगेगा तो हमारा कैसा, इसलिए मुस्लिम मागास वर्ग शब्द हटाओ और अल्पसंख्यक डालो। अभी 4.5 आया है। इस महाराष्ट्र का
65 से 70% मुस्लिम मागास वर्ग में आता है। एक एक जिला परिषद में रोटेशन के सिस्टम में, एक एक नगर पालिका में, आमदार के इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, रोटेशन सिस्टम में कम से कम 15 से 20%, 27% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होती है। और इस 27% ओबीसी के हर सियासती सीट पर लड़ने का अख्तियार मुस्लिम ओबीसी को हासिल है। लेकिन 4.5 मिल गया तो 27% ओबीसी में से केवल 1% पे तुम लड़ोगे। तैयार हो? इसकी पूरी पोल हम लोगों ने किताब में खोल दी है, सामने किताब है, आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। साहब का उस मामले में भी गहरा चिंतन है और वो कह रहे, कामले साहब भी कह रहे कि 4.5 हमारा नको, आपने पार्टी की भूमिका पर स्पष्ट करूं। एक तर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आहे, नाव तो हमारा आहे, जेवढी ज्याची संख्या त्याला तेवढी भागीदारी मिळालीच पाहिजे। प्रशासनात असो, अर्थव्यवस्थेमध्ये अहो काय झालं, बस शेवटचं उदाहरण सांगतो आणि रजा घेतो। बाबासाहेबांनी आर्थिक दृष्टीनं या देशाचं लोकशाहीकरण करण्याची जेव्हा थीम मांडली, बाबासाहेबांना या देशाच्या आर्थिक लोकशाहीची जेव्हा भूमिका मांडली, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट केली होती, आपल्या मुंबईमध्ये, तुमच्या मुंबईमध्ये मोहम्मद अली रोडवर बाबासाहेबांची शेवटची मुस्लिमांची सर्वात मोठी सभा झाली आणि त्या सभामध्ये मुसलमानांना सांगितलं बाबासाहेबांनी, मी आरक्षण एससी साठी घेऊन आलो, पण तुमचं 1991 मध्ये आरक्षण गेलं, पण मुस्लिम समाजाच्या लोकांनो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईबच्या लोकांनो, ओबीसीच्या लोकांनो, तुमच्यातील 80% समाज हा कोणत्या ना कोणत्या तरी कौशल्यावर जगतो। तो परंपरागत कौशल्य आहे, त्या कौशल्याला राजकीय भूमिकेतून तुम्ही पाठबळ दिलं नाही, स्वतःची सरकार बनवली नाही, या व्यवसायातून गेलेल्या लोकांना शासनात बसवलं नाही, तर उद्याला हे व्यवसाय जेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्राचे व्यवसाय होतील, तेव्हा या देशातील ब्राह्मणवाद आणि भांडवलवाद त्या व्यवसायाचं अपहरण करेल आणि परंपरागत व्यवसाय हा मोठा व्यवसाय झाला तर तो दुसऱ्या लोकांच्या हातात जाईल आणि खालची जमात तशीच राहील। एक उदाहरण सांगतो आणि रजा घेतो। आमच्या गावात, आमच्या विदर्भात, आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात, तुमच्या मुंबईमध्ये असेल, आजही झाडाखाली चांभाराचा पोर 2 रुपयाला 3 रुपयाला पॉलिश करतो ना, बोला हो की नाही? आजही तुम्ही आणि मी जाऊन आजही रेल्वे स्टेशन चांभाराच्या पोराला म्हणतो की चप्पल दे, चप्पल रिपेअर करून दे, पॉलिश मारून दे। आणि आज चमड्याचा व्यवसाय या जगातील शस्त्रानंतर दुसऱ्या नंबरचा अर्थव्यवस्था असलेला व्यवसाय आहे। तो संपूर्ण देशामध्ये 2च व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सर्वात जास्त रोलिंग करणारे असतात, एक चमड्याचा आणि दुसरा हत्याराचा। पण बाबासाहेबांनी सांगितलेली दिशा जर आपण अंगीकारली असती तर काय झालं असतं? परंपरागत चमड्याच्या व्यवसायावर हक्क कुणाचा? कोणाचा? चांभार भावाचा। साहेब, चांभार भावाचा हा चमड्याच्या व्यवसायावर परंपरागत अधिकार होता। मग इंडस्ट्री कोणाची पाहिजे होती? लखानी चांभार आहे का? बाटा चांभार आहे का? मग कशी अर्थव्यवस्था आपण आणणार आहोत? कशी करणार आहोत? आमचा विणकरलेला पापड विकायला लागले अंसारी लोक। मोमीनपुरामध्ये 143 रूम्स बंद हो गए और 143 रूम्स बंद होने के बाद में कोई पलंग ठोक रहा है, कोई पप्पड़ बेच रहा है, कोई नड्डे बेच रहा है। क्यों? क्योंकि अंसारी के बिजनेस को लगने वाली अर्थव्यवस्था का ढांचा ये निजाम नहीं दे पाया, क्योंकि निजाम में तुमने गलत लोगों को भेजा, गलत सोच के लोगों को भेजा, जो केवल संरक्षण और आरक्षण के नाम पर तुमको खिलाते हैं। आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे रवानगी लेता हूं। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जाहिद भाई तमाम हाजिरीन को वाकई चिंतन और सोच पर मजबूर कर दिया। जलसे का यही टेम्पो बरकरार रहे। वाकई मसाइल बहुत हैं और हमेशा से मुसलमानों के मसाइल पर और दलितों के मसाइल पर ही बात की जाती रही है। इसके हल के लिए कोई खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं हुई। हमारे पास भी अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं हम इखलास के साथ और ईमानदारी के साथ आपके लिए, हमारे अवाम के लिए जो भी कुछ हो सकेगा हम करने की पूरी